अगले दिन तक आर्यन सू लियांग को कोई और इंसान नहीं दिखा। पृथ्वी गठबंधन की इतनी बड़ी शक्ति होने के नाते स्नेक डेन में सेवा के लिए आने वाले लोगों की संख्या आर्यन की सोच से कहीं ज्यादा थी। सुबह उठकर हाथ मुंह धोने और एक बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद आर्यन गाइड के पीछे पीछे नीचे एक बड़े सफेद हॉल में पहुंचा। वहां पहले से ही काफी लोग जमा थे। कुछ चेहरे तो आर्यन को पहचाने हुए लगे। शायद उसने उन्हें खन्ना परिवार लू फैमिली के मुख्य बंगले में देखा था। कुछ लोग दूसरे इलाकों से आए थे जिनका पहनावा और अंदाज अलग था, लेकिन एक बात सब में एक जैसी थी, वहां मौजूद हर कोई दिखने में बहुत ही जवान और बेहद खूबसूरत था। ऐसा लगता था जैसे रुद्र प्रताप के लिए स्टाफ चुनते समय उनकी सुंदरता का खास ख्याल रखा गया हो। जैसे ही आर्यन ने हॉल में कदम रखा, बाकी सबकी खूबसूरती उसके सामने फीकी पड़ गई। हॉल में मौजूद सभी लोग बड़े गौर से उसे देखने लगे। दूसरे इलाकों से आए युवा आपस में फुसफुसाने लगे, अरे यह लड़का कहाँ से आया? क्या यह कोई हाई लेवल ओमेगा है? ओमेगा का यहाँ आना तो मना है, फिर इसे अंदर कैसे आने दिया? तभी एक तीखी आवाज गूंजी, तुम इसे नहीं जानते, यह वही मशहूर बेकार बीटा है। इसे खन्ना परिवार में सिर्फ फायदे के लिए लाया गया था। उन्हें लगा था कि यह ओमेगा बनेगा, पर यह तो मामूली बीटा निकला। वैसे इसकी शक्ल पर मत जाना, कुछ लोग बाहर से सुंदर पर अंदर से बहुत घटिया होते हैं। वह आवाज जहर उगलती रही। खन्ना परिवार ने इसे पालपोस कर बला किया और बदले में इसने आदित्य लू जीजा को फंसाने की कोशिश की। यह आदित्य और नितिन निंगजाय के बीच तीसरा इंसान बनना चाहता था। शायद आदित्य ने इसे दुत्कार दिया, इसीलिए आज यह यहाँ धक्के खा रहा है। आर्यन ने शांति से बोलने वाले की ओर देखा। वह चेहरा उसे थोड़ा जाना पहचाना लगा, शायद वह नितिन का कोई करीबी दोस्त था। आर्यन को थोड़ा ताज्जुब हुआ कि नितिन के परिवार ने भी अपने लोग यहाँ भेजे हैं, लेकिन इन कड़वी बातों का अब उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जो इंसान एक बार मौत देख चुका हो, उसे इन बिगड़ैल अमीरों के तानों से क्या फर्क पड़ता? आर्यन ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें हटाईं और चुपचाप कोने में एक जगह जाकर खड़ा हो गया। आर्यन बस कुछ पल शांति से रहना चाहता था, लेकिन तभी अचानक कोई उसके पास आया। वैसा बिल्कुल नहीं है, सीनियर सू, आप उन बातों की परवाह मत कीजिए। आर्यन ने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि एक अनजान बीटा बेर उसके पास खड़ा था। वह लड़का काफी हैंडसम था, लंबा कद और मासूम सा चेहरा। उसकी आंखें पिल्ले पपी डॉग आइज जैसी गोल और प्यारी थीं और वह उम्र में काफी छोटा लग रहा था। ग्रेजुएशन कैप एक अनजान जूनियर। आप? आर्यन ने हैरानी से पूछा। सीनियर सू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वाकई आपसे यहाँ मिल पाऊंगा। उस लड़के की आंखों में आर्यन के लिए एक अजीब सी चमक थी। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। मेरा नाम आर्यन खन्ना लू ही है। उस युवक ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अभी सिंहगढ़ यूनिवर्सिटी शिंगचुआन यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। इस साल मेरा फर्स्ट ईयर है। मैंने आपको एक बार स्पीच देते हुए देखा था और मुझे लगा कि आप बहुत शानदार है। नमस्ते आर्यन खन्ना, आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने खुद को उस लड़के से थोड़ा दूर कर लिया। वह सोचने लगा कि क्या यूनिवर्सिटी के जूनियर्स में वाकई ऐसा कोई लड़का था। हैंडशेक एक अजीब सी कोशिश। आर्यन खन्ना लू ही फिर बोला, सच तो यह है कि मैं हमेशा से जानता था कि आप वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा ये लोग कह रहे हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए आप इन बातों से परेशान मत होइए। लड़का बहुत ही जोश और गर्मजोशी से बातें कर रहा था। उसने प्रोत्साहन के तौर पर आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन आर्यन ने अनजाने में ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। माफ करना, मुझे लोगों के साथ घुलने मिलने की ज्यादा आदत नहीं है, आर्यन ने खुद को संभालते हुए थोड़े कड़े शब्दों में कहा। और हाँ, मैं किसी की भी बेकार की अफवाहों से परेशान नहीं होता। फिर भी आपका शुक्रिया। एंग्शियस फेस विद स्वेट कोने में फंसा आर्यन। आर्यन की दूरी बनाने वाली बात सुनकर उस लड़के ने अपना सिर झुका लिया, जैसे उसे बहुत चोट पहुंची हो। सीनियर, क्या मैं बहुत ज्यादा जल्दी कर गया? दरअसल मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। सब कहते हैं कि यह जगह बहुत डरावनी है। यहाँ आते ही मुझे घुटन महसूस होने लगी, इसलिए जब मैंने किसी पहचाने हुए चेहरे को देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस लड़के को एहसास ही नहीं हुआ कि वह बात करते करते फिर से आर्यन के करीब आने लगा था। आर्यन के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था,
यहाँ तक कि वह पीछे हते-हते दीवार के उस कोने में पहुंच गया जहां से आगे जाने की कोई जगह नहीं थी। चाहे वो आर्यन खन्ना लू ही हो या आर्यन सुलियांग, वे दोनों कोने में बहुत शांति से खड़े थे, इसलिए किसी को भी उनके बीच की अजीब हलचल का अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन हॉल में खड़े दूसरे लोग उस हैंडसम लड़के की आर्यन से नजदीकी देखकर जल रहे थे। भीड़ में से कुछ लोग नफरत से फुसफुसाए, सिर्फ एक सुंदर चेहरा होने की वजह से देखो कैसे वो लड़का इसके पीछे पड़ा है। पता नहीं ये गवार लड़का कहाँ से आया है। किसी दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ऐसा मत कहो, यह आर्यन कोई मामूली इंसान नहीं है। यह तो अल्फा जैसे शक्तिशाली लोगों को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, तो इस नासमस लड़के को फंसाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ बस तमाशा देख रहे थे। ब्रेन रुद्र प्रताप का बेचैन मन। लेकिन स्नेक डेन के दूसरे छोर पर, जहां रुद्र प्रताप लू टाइपेन अपने सैनिकों के साथ एक जरूरी मीटिंग कर रहे थे, वे अचानक ठिठक गए। उनकी मानसिक शक्ति मेंटल पावर कितनी ज्यादा थी कि पूरे द्वीप पर क्या हो रहा है, उन्हें बिना चाहे ही सब महसूस हो जाता था। हजारों आवाजें और जानकारी उनके दिमाग में बोझ की तरह आती रहती थीं, जिससे उन्हें बहुत दर्द होता था। आमतौर पर वे इन फालतू की बातों को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन आज उनका दिमाग कुछ और ही पकड़ रहा था। द्वीप के दूसरी तरफ, मीटिंग रूम से बहुत दूर, जब आर्यन खुद को बचाने के लिए दीवार के कोने में छिप रहा था, तो उसकी वह घबराहट सीधे रुद्र प्रताप के दिल तक पहुंच गई। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलासा। रुद्र प्रताप की उंगलियां कांपी और उन्होंने बिना देर किए उस हॉल की सीक्रेट वीडियो फुटेज अपनी स्क्रीन पर खोल ली। स्क्रीन पर उस लड़के आर्यन खन्ना, लूही की सारी जानकारी चमकने लगी। पहचान, वह भी खन्ना परिवार की एक छोटी शाखा का सदस्य था। शिक्षा, वह सिंहगढ़ यूनिवर्सिटी का ही छात्र था। दस्तावेजों के हिसाब से वह लड़का बिल्कुल सुरक्षित और साफ सुथरा था। शायद इसीलिए स्टूवर्ड ने आर्यन को इस ग्रुप में रखा था। भले ही ये सब अमीर बच्चे घमंडी और बेवकूफ थे, लेकिन कम से कम वे कोई जासूस या कातिल नहीं थे। फिर भी रुद्र प्रताप की नजरें उस स्क्रीन पर जम गई थीं, जहां वह लड़का धीरे धीरे आर्यन के और करीब जाने की कोशिश कर रहा था। जेमिनी सेड। हालांकि आर्यन खन्ना लूही की फाइल बिल्कुल साफ थी, फिर भी रुद्र प्रताप लू टाइपेन के माथे पर सिलवटें आ गईं। उन्हें वह लड़का कुछ अजीब और संदेहास्पद लग रहा था। वैसे तो उन्हें खन्ना परिवार का कोई भी सदस्य पसंद नहीं था, इसलिए उनकी यह नफरत कोई नई बात नहीं थी। कागजों के हिसाब से उस लड़के का किसी दुश्मन से कोई लेना देना नहीं था, और रुद्र प्रताप को आर्यन सुलियांग के प्रति उस लड़के की दीवानगी पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर आर्यन इतना सुंदर था कि बिना किसी खुशबू फेरोमोन्स के भी यूनिवर्सिटी में उसके कई चाहने वाले थे। रुद्र प्रताप जैसे शक्तिशाली इंसान को एक साधारण और कमजोर लड़के के आसपास मंडराने वाले इन छोटे मोटे खतरों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्हें अचानक कल की याद आ गई, जब वह मासूम लड़का कमरे में बड़ी मीठी मुस्कान के साथ राहत की सांस ले रहा था। आर्यन ने, भले इंस्पेक्टर, की बात पर बिना किसी जांच पड़ताल के यकीन कर लिया था। वह कितना भोला था। लोग जो कहते, वह उसे सच मान लेता था। स्नेक डेन जैसी खतरनाक जगह पर उसे सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन वह तो एक बार मिलने वाले लोगों और यहाँ तक कि मशीनों के प्रति भी बहुत दयालु और नरम दिल था। वह उस स्टीवर्ड रोबोट की चिंता कर रहा था, जो असल में युद्ध का एक खतरनाक हथियार बन सकता था। आर्यन अब 14 साल का छोटा बच्चा नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी वैसा ही मासूम था, जैसे कोई आवारा बिल्ली, जिसे दुनिया की करवाहट का पता न हो और जिसे थोड़ा सा प्यार दिखाओ तो वह अपना मुलायम पेट सहलाने के लिए आपके सामने आ जाए। रुद्र प्रताप सोचने लगे कि ऐसा मासूम, सीधा और कमजोर इंसान खन्ना परिवार की चालबाजियों के बीच अब तक बचा कैसे रहा। उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जिन्हें मारना इतना आसान हो। खू बॉस। तभी किसी के खांसने की आवाज आई। जब रुद्र प्रताप अपनी सोच से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि मीटिंग रूम में, जहां थोड़ी देर पहले बहुत शोर था, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था और उनके सभी सिपाही उन्हें हैरानी से देख रहे थे। वहां मौजूद सभी वाइपर सैनिक रुद्र प्रताप लू टाइपेन को बड़ी हैरानी और डर के साथ देख रहे थे। उनके चेहरे गंभीर हो गए थे। उन्हें लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। पास ही बैठे शियो हुआ ने जब रुद्र प्रताप के माथे पर चिंता की लकीरें देखीं, तो वह कांपते हुए बोला, बॉस, क्या समुद्री डाकुओं स्टार पायरेट्स का वह माल वाकई इतना खतरनाक है? क्या उनके पास ऐसे हथियार है जो पूरी गैलेक्सी को उड़ा सकते हैं? अगर ऐसा है, तो हमें उन्हें रोकने के लिए कोई और सुरक्षित योजना बनानी होगी,
पिछली बार उसने रुद्र प्रताप को इतना गंभीर तब देखा था जब कनानियों के साथ आखिरी बड़ी लड़ाई होने वाली थी। रुद्र प्रताप ने अचानक खुद को संभाला और अपना चेहरा फिर से पत्थर जैसा सख्त बना लिया। उन्होंने शियो हुआन को ठंडी नजरों से देखा और कहा, वह बस एक साधारण काम है, तुम और ब्लैक माम्बा इसे अकेले संभाल सकते हो। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें झुका लीं और वापस स्क्रीन की ओर देखने लगे। लेकिन मीटिंग जारी रखने से पहले उन्होंने एक गुप्त आदेश भेजा। रोबोट फेस अचानक आया बुलावा। उधर हॉल में, जहां सभी लोग जमा थे, अचानक एक मशीनी आवाज गूंजी। एक उड़ने वाला छोटा ड्रोन तेजी से कोने में खड़े आर्यन खन्ना, लूही की तरफ लपका। सर्विस कर्मचारी नंबर 017 आर्यन खन्ना, आपका काम तय हो चुका है। अब आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। तुरंत मेरे पीछे आएं और यहां से बाहर निकलें, ड्रोन ने बड़ी बेरुखी से आदेश दिया। आर्यन खन्ना, लूही हकाबका रह गया। क्या? मैं नंबर 17 हूँ। इतनी जल्दी मेरा काम शुरू हो गया? उसने जो सुना था, उसके हिसाब से काम मिलने में अभी काफी समय था। वह वहां से जाना नहीं चाहता था क्योंकि वह आर्यन सुलियांग के पास रहना चाहता था। उसने ड्रोन से बहस करने की कोशिश की, लेकिन उस मशीनी ड्रोन ने उसे बात करने का कोई मौका नहीं दिया। वह ड्रोन गुंजन करता हुआ सीधा उसके चेहरे के पास आ गया। ड्रोन के घूमते हुए पंखों से बचने के लिए वह लड़का डर के मारे पीछे हटने लगा और उसे मजबूरी में वहां से दूर जाना पड़ा। अरे रुको, रुको, क्या तुम्हारी सेटिंग में कुछ गड़बड़ है? कृपया तुरंत मेरे साथ यहाँ से निकलें और काम की जगह पर चलें। कृपया तुरंत मेरे साथ यहाँ से निकलें और काम की जगह पर चलें। वह ड्रोन मशीनी अंदाज में बस वही शब्द दोहराता रहा, जैसे किसी जानवर को खदेड़ रहा हो। उसने लंबे चौड़े आर्यन खन्ना, लूही को हॉल से बाहर निकाल ही दिया। हालांकि पूरी तरह बाहर जाने से पहले उस लड़के ने मौका पाकर अपना एक पर्सनल कम्युनिकेटर आर्यन सुलियांग के हाथ में थमा दिया। सीनियर सु, जब हम खाली होंगे तब बात करेंगे। दरवाजे के बाहर से उसकी आवाज गूंजी। स्नेक डेन में कर्मचारियों के साथ इस रूखे व्यवहार को देखकर वहां मौजूद सभी लोग सहम गए। जो लोग पहले फुसफुसा रहे थे, वे भी डर के मारे चुप हो गए कि कहीं वह मक्खी जैसा दिखने वाला ड्रोन उन्हें भी भेड़ों की तरह बाहर न खदेड़ दे। बस आर्यन ही था जो हैरान होकर अपने हाथ में रखे उस कम्युनिकेटर को देख रहा था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। उसी पल रुद्र प्रताप लू ताइपेंग के सामने मौजूद डेटा पैनल चटा की आवाज के साथ टूट गया। वाइपर, सैनिकों की मीटिंग में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। शियो हुआन तो लगभग रोने ही वाला था। उसने रुद्र प्रताप के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर मायूसी से कहा, बॉस, सच सच बता दीजिए, चाहे यह मौत का मिशन ही क्यों न हो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझसे कुछ छुपाइए मत। कम से कम मुझे यह तो बता दीजिए कि इस मिशन का असली मकसद क्या है। मैं अपनी पेंशन का बंटवारा कर दूं, और हाँ, ब्लैक माम्बा को मेरे साथ मत भेजिएगा। उसे बड़ी मुश्किल से नई जिंदगी मिली है, उसे फिर से खोना ठीक नहीं होगा। रुद्र प्रताप ने बस उसे एक गहरी नजरों से देखा। आर्यन खन्ना, लूही के जाने के बाद काम बांटने का सिलसिला बड़े ही सलीके से शुरू हो गया। चमकदार और उड़ने वाले पंखों वाले ड्रोन एक एक करके सबके सामने आते, मशीनी आवाज में काम बताते और उन्हें साथ ले जाते। शुक्र है कि बाद में आने वाला कोई भी रोबोट वैसा खूंखार नहीं था जैसा उस लड़के के लिए आया था। धीरे धीरे हॉल खाली होने लगा और सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए। आर्यन सुलियांग को भी अपना काम मिल गया। उसे एक छोटे से बगीचे की देखभाल करनी थी। वह बगीचा इतना छोटा था कि एक नज़र में पूरा देखा जा सकता था, लेकिन वहाँ के पौधे बहुत ही निराले थे। आर्यन ने आज तक किसी किताब में ऐसे पौधे नहीं देखे थे। वे मिट्टी के बजाय एक अजीब नीले रंग के जेल, आइस ब्लू जेल, में लगे थे। वे दिखने में धरती की बेलों जैसे थे, लेकिन उनकी बनावट रसीले कैक्टस, सक्यूलेंट्स जैसी थी। रोशनी में वे नीले, बैंगनी और सुनहरे रंगों की चमक बिखेरते थे। ये असल में लिया नाम के विदेशी पौधे थे, जो मशीनों से नफरत करते थे। कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम इन्हें जिंदा नहीं रख सकता था। इन्हें सिर्फ एक कोमल और शांत दिल वाले इंसान की जरूरत थी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि स्नेक डेन जैसी जगह पर ऐसा बगीचा कहाँ से आया, पर वह पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा करने लगा। उसे हैरानी हुई कि ये कीमती पौधे धरती के पौधों से भी ज्यादा आसानी से बढ़ रहे थे। आधा महीना बीत गया और आर्यन के शांत दिन उसे बहुत सुकून दे रहे थे। वह अपनी पुरानी चिंताओं और उस लड़के, लूही,
को लगभग भूल ही चुका था कि तभी वह फिर से उसके सामने आ गया। उस दिन आर्यन को बगीचे में काम करते हुए काफी देर हो गई थी। जब वह वापस अपने कमरे की ओर जा रहा था तो अंधेरा हो चुका था। अचानक झाड़ियों के पीछे से वह मासूम दिखने वाला लड़का उछलकर बाहर आया और आर्यन का रास्ता रोक लिया। सीनियर सो। उस लड़के ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। पीछे से रोशनी आने के कारण आर्यन उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, पर उसकी आवाज में थोड़ी शिकायत थी। मैंने आपको कई बार ढूंढने की कोशिश की, पर आपने मुझे नजरअंदाज कर दिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दीजिए। आप इतने दूर दूर क्यों रहते हैं? आर्यन ने उसे कुछ देर देखा और फिर शांति से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? लड़के ने आर्यन की बेरुखी साफ महसूस की, पर वह हटा नहीं। वह रास्ता रोककर खड़ा रहा और बोला, दरअसल सीनियर, एक बहुत जरूरी बात करनी थी। यह आदित्य, यंग मास्टर लू, के बारे में है। उन्होंने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। अच्छा, सच में सीनियर सू, यह बात आपके लिए बहुत मायने रखती है। आर्यन खन्ना, लू ही, की आवाज में बेचैनी बढ़ने लगी थी। आर्यन, सुलायंग, ने अपनी आंखें झुका ली और अपने भावों को छिपाते हुए उसके इशारे पर एक सुनसान कोने की ओर उसके पीछे चल दिया। डॉर्मिटरी की इमारत से कुछ ही दूरी पर एक पुराने और वीरान खेल के मैदान में दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। आर्यन खन्ना ने हाथ हिलाकर इशारा किया, सीनियर सू, थोड़ा पास आइए, तब मैं आपको बताऊंगा। उसका एक हाथ जेब के अंदर था। आर्यन ने सामने खड़े उस युवक को घूरकर देखा और अचानक मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। दरअसल, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। क्यों न तुम ही थोड़ा पास आ जाओ? आर्यन का पलटवार। जैसे ही वह लड़का पास आया, आर्यन ने बिजली की तेजी से हमला किया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सिन्हगर यूनिवर्सिटी के नए छात्रों, फ्रेशमैन, में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। अभी वह लड़का जेब से इंजेक्शन निकालकर आर्यन की गर्दन पर हमला करने ही वाला था कि आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार किया। दर्द के मारे वह लड़का चिल्ला उठा। आर्यन ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने कंधे से ऊपर उठाया और जमीन पर पटक दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? वह लड़का दर्द से कराह उठा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे जमीन पर दबोच लिया। याददाश्त और चतुराई। यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे? आर्यन को सब याद था। यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधि होने के नाते उसने खुद नए छात्रों के एडमिशन के कागजात देखे थे और उसकी याददाश्त बहुत तेज थी। उसे यकीन था कि अगर खन्ना परिवार का कोई भी लड़का वहां होता तो उसे जरूर याद रहता। इसके अलावा, जैसे ही उस लड़के ने आदित्य, लू झिझाओ, का नाम लिया, आर्यन समझ गया कि दाल में कुछ काला है। वह जानता था कि आदित्य भले ही ऊपर से अच्छा दिखे, पर वह बहुत घमंडी है। वह कभी भी स्नेक रेन में काम करने वाले किसी मामूली नौकर के जरिए संदेश नहीं भेजता। साथ ही, पिछले जन्म में डिस्ट्रिक्ट 48 फीट की मुश्किल जिंदगी ने आर्यन को खतरों को सूंघना सिखा दिया था। उसने अपनी आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, की कला का इस्तेमाल किया और उस लड़के की कलाई पर जोर से वार किया ताकि वह अपनी मुट्ठी खोल दे। चटाक! हड्डियों के टूटने की हल्की सी आवाज आई और आर्यन खन्ना, लूही, की चीख और भी तीखी हो गई। दर्द के मारे उसका हाथ बेजान होकर हीला पड़ गया और उसकी हथेली से हल्के गुलाबी रंग की दवा से भरी एक सुई नीचे गिर गई। ओह! यह क्या है? आर्यन, सुलायंग, की आंखें सिकोड़ते हुए वह उस सुई को उठाने के लिए नीचे झुका। लेकिन उसी पल, उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई बड़ा खतरा सिर पर हो। वह तुरंत पलटा और एक लंबी छलांग लगाकर उस लड़के से दूर हटा। एक और हमला। आर्यन की फुर्ती कमाल की थी, लेकिन हमला करने वाले ने एक खास लॉन्चर का इस्तेमाल किया था, जिसकी रफ्तार बहुत तेज थी। आर्यन को अपनी गर्दन के पीछे एक तेज चुभन महसूस हुई और एक ठंडा तरल पदार्थ उसके शरीर में उतरने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका अपने शरीर पर काबू खत्म होने लगा। तो यह तुम हो? आर्यन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उसने देखा कि दूर से वही घमंडी लड़का आ रहा था, नितिन निंगजियाई का वह वफादार नौकर, जिसने पहले आर्यन खन्ना को सबके सामने डांटा था। उसने ट्रांसमीटर अपनी जेब में रखा और आर्यन को नफरत भरी नजरों से देखने लगा। क्या कर रहे हो? आर्यन ने अपनी सुध-बुध बनाए रखने की कोशिश करते हुए दांत पीसकर पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें मौत का स्वाद समय से पहले चखा दिया, उस नौकर ने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा।
अंधेरे का गहरा साया। क्या तुमने मुझे जहर दिया है? आर्यन और जानना चाहता था, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। पूरी दुनिया उसके आसपास घूमने लगी थी। अजीब बात यह थी कि अब उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। साले, बहुत बड़ा सुरमा बनता है। अब सवाल क्यों पूछ रहा है? आर्यन खन्ना की गालियां उसके कानों में पड़ रही थीं। वह लड़का, जो अब तक मासूमियत का नाटक कर रहा था, अब एक खूंखार गुंडे की तरह जमीन से उठा। वह फिर से बदला लेने के लिए आर्यन पर झपटना चाहता था, पर नितिन के नौकर ने उसे डांट दिया। बस करो, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। यह शील्ड बस थोड़े समय के लिए काम करेगी। अगर उस बूढ़े राक्षस रुद्र प्रताप को पता चल गया तो हम नहीं बचेंगे। उसकी मानसिक शक्ति पूरे द्वीप पर फैली हुई है। जल्दी यहाँ आओ और मेरी मदद करो। वह वैसे भी मरने वाला है। अब और मुसीबत खड़ी मत करो। आर्यन अपनी सांसों को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि खून की रफ्तार धीमी रहे और जहर का असर जल्दी न हो। उसका सिर चकरा रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे बिल्कुल बेजान होता जा रहा था। और फिर एक भयानक गर्मी का एहसास हुआ। जहां जहर का इंजेक्शन लगा था, वहां से वह तपिश पूरे शरीर में फैलने लगी। आर्यन सुलायंग को ऐसा लगा जैसे वह भीतर से जल रहा हो। उसने महसूस किया कि वह लड़का और नितिन का नौकर उसे पकड़कर कहीं घसीट रहे हैं। रात के अंधेरे में उसके शरीर के भीतर उमड़ती उस आग ने उसे पूरी तरह होश खोने पर मजबूर कर दिया। स्नेक डेन का भीतरी हिस्सा। द्वीप की गहराई में रुद्र प्रताप लू तैपन एक विशाल पानी के टैंक के भीतर शांति से लेटे हुए थे। वे नीले रंग के शांत करने वाले घोल कामिंग सॉल्यूशन की गहराई में डूबे थे। उनका शरीर किसी प्राचीन समुद्री रक्षक की तरह शांत और पीला दिख रहा था। उनकी मानसिक शक्ति को दवाओं और मशीनों के जरिए कसकर बांधा गया था और उनके शरीर की गर्मी को एक सहन करने योग्य सीमा तक सीमित कर दिया गया था। तभी स्टीवर्ड वहां प्रकट हुआ। एक अच्छी खबर है और एक बुरी। इस बार स्टीवर्ड ने कोई फालतू बात नहीं की। उसने संक्षेप में पैगाम दिया। अच्छी खबर यह है कि ब्लैक गार्जियन या स्कल लीजन के लिए हमने जो जाल बिछाया था, उसमें कोई फंस गया है। कोई आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन बुरी खबर यह है कि वे कोई बड़े दुश्मन नहीं, बल्कि दो मामूली चूहे हैं। तुम उन्हें संभाल लो। रुद्र प्रताप ने उसे बीच में ही टोकते हुए ठंडी आवाज में आदेश दिया। एक खतरनाक मोड़। लेकिन स्टीवर्ड अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी मशीनी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। लेकिन उन दो चूहों ने छोटे मास्टर आर्यन सुलायंग को पकड़ लिया है। क्या? उन्होंने आर्यन को कोई अनजान दवा भी दी है और उसे अपने पास रखा हुआ है। स्टीवर्ड का स्वर गंभीर हो गया। मैंने गश्ती दल को सूचना दे दी है। वे जल्द ही पहुंच जाएंगे। पर मुझे डर है कि उससे पहले वे आर्यन को कोई नुकसान न पहुंचा दे। छपाक। पानी की तेज आवाज के साथ रुद्र प्रताप बिना एक शब्द कहे उस टैंक से बाहर निकल आए। कुछ पल के सन्नाटे के बाद स्टीवर्ड फिर बोला, एक और बात, मुझे कुछ अजीब डेटा मिल रहा है। इस इलाके में फेरोमोन की खुशबू तेजी से बढ़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह उन घुसपैठियों की है या आर्यन की। सेंसर बता रहे हैं कि आर्यन को इस वक्त बहुत तेज बुखार है। रुद्र प्रताप ने अपना चोगा पहना, अपने चेहरे पर वह खास नकाब मास्क लगाया और अपने हथियार उठाए। फिर वे सीधे उस दिशा में चल दिए जहां स्क्रीन पर घुसपैठिए दिखाई दे रहे थे। हवा में एक बहुत ही मीठी और अनोखी खुशबू घुली हुई थी। जेमिनी सैड। दोनों बीटा बुरी तरह डरे हुए थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वे आर्यन सुलायंग को पकड़कर एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। जैसे जैसे वे महल के भीतरी हिस्से इनर कोर्टयार्ड के करीब पहुंच रहे थे, रुद्र प्रताप लू तैपन की मानसिक शक्ति का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी साजिश कामयाब हो गई है, लेकिन डर के मारे उनके पसीने छूट रहे थे। आर्यन का शरीर आग की तरह तप रहा था और वह आर्यन खन्ना लूही की पीठ पर बेसुध पड़ा था। खन्ना की आवाज लड़खड़ा रही थी, हम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? क्या हम इस लड़के को यही नहीं छोड़ सकते? नितिन के परिवार के नौकर ने गुस्से में अपने हाथ पर लगी स्क्रीन देखी। उन्होंने एक मुखबिर को मोटी रकम देकर रुद्र प्रताप के आने जाने का समय और महल का नक्शा हासिल किया था। नक्शा एकदम सही है, बस थोड़ी दूर और, नौकर ने कहा। दरअसल उन्होंने आर्यन को एक बहुत ही खतरनाक दवा दी थी।
यह दवा किसी भी मामूली बीटा के शरीर से फेरोमोन को बाहर निकाल देती थी और उसे एक शक्तिशाली कामोत्तेजक एफ्रोडिजियाक में बदल देती थी। इसे इस तरह बनाया गया था कि कोई भी शक्तिशाली अल्फा इसे सूंघते ही अपना आपा खो दे। उनका मकसद रुद्र प्रताप को बेकाबू करना नहीं, बल्कि आर्यन को उनके हाथों मरवाना था। वे चाहते थे कि रुद्र प्रताप अपनी बीमारी और चिड़चिड़ेपन में इस खुशबू वाले लड़के को हमेशा के लिए खत्म कर दें। अब देखूंगा कि तू आदित्य को कैसे फंसाता है और नितिन को कैसे परेशान करता है। वह नौकर मन ही मन बड़बड़ा रहा था। चलते चलते आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। डर के मारे उन्होंने आर्यन को जमीन पर पटक दिया। तभी आर्यन खन्ना को एक शैतानी सूही और उसने आर्यन के कपड़े फाड़ दिए। ये तुम क्या कर रहे हो? नितिन के नौकर ने चौंक कर पूछा। क्या यह अभी भी उस खन्ना परिवार के पुराने दरिंदे से काफी दूर नहीं है? मुझे डर है कि कहीं उसका ध्यान ही न जाए। इसे बिगाड़ो मत। इस जगह की गणना की गई है, यह पक्का काम करेगा। चलो जल्दी यहाँ से भागें, वह दरिंदा किसी भी वक्त आता ही होगा। नितिन के नौकर ने सिर उठाया और दूर अंधेरे जंगल के दूसरी ओर चमकती लाइटों को देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि वही वह जगह है जहाँ रुद्र प्रताप लू तैपन आज रात अपनी थेरेपी करवा रहे होंगे। रुद्र प्रताप की राक्षसी इंद्रियों के लिए इतनी कम दूरी से आर्यन सुलायंग के शरीर से निकलने वाली खुशबू को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। यह सोचकर कि रुद्र प्रताप जल्द ही पहुंचने वाले हैं, उन दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। उन्होंने अपने कंधे सिकोड़े और मुड़कर भागने ही वाले थे। उनका दिमाग चीख कर कह रहा था कि जल्दी यहाँ से निकलो, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर जैसे जम गए हैं। क्या हुआ था? उनका शरीर उनकी बात क्यों नहीं मान रहा था? वे कांप क्यों रहे थे? उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। काफी देर बाद उन्हें समझ आया कि यह अत्यधिक डर के कारण उनके शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। कोई आ रहा था। एक असली दानव आ चुका था। मौत। वे आज मर जाएंगे। जैसे ही उन्होंने यह सोचा, उनके सामने एक धुंधला सा साया उभरा। विजय, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी भीख मांगता हूँ। रात के सन्नाटे में उनकी बेतरतीब चीखें गूंजने लगीं। एक शक्तिशाली अल्फा के दबाव ने उन्हें पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था और उस व्यक्ति को देखते ही वे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें लगा कि अब उनकी सबसे दर्दनाक मौत होने वाली है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह लंबा सा साया उन्हें नजरअंदाज करते हुए सीधे उनके ऊपर से गुजर जाएगा और उस बेसुध बिना कपड़ों के पड़े नौजवान की ओर बहेगा जिसे उन्होंने जमीन पर पटक दिया था। आर्यन सुलायंग की हालत इस समय बहुत बेबस और दर्दनाक लग रही थी। आर्यन खन्ना लूही ने उसके कपड़े फाड़ते समय जरा भी दया नहीं दिखाई थी। उसके शरीर पर जो कपड़े बचे थे वे अब महज फटे हुए चिथड़े थे, जिनसे बदन ढकना नामुमकिन था। वह मासूम लड़का जमीन पर किसी टूटे हुए खिलौने की तरह पड़ा था, बेहद नाजुक, लाचार और दयनीय। दुश्मनों की साजिशों से बनी उस जहरीली दवा ने उसके शरीर को भीतर से तोड़ दिया था। उसका मन सुन्न था और दिमाग में अंधेरा छाया हुआ था। एक बेबस तड़प, दी फ्रेजाइल पेन। तेज बुखार की वजह से उसकी दूध जैसी गोरी त्वचा हल्की गुलाबी पड़ गई थी। उसके शरीर से एक बहुत ही गहरी और नशीली खुशबू निकल रही थी, जैसे शहद, ताज़ी मलाई और मीठे मुरब्बे को एक साथ मिला दिया गया हो। यह नकली फेरोमोन हवा में एक गाढ़े और लुभावने एहसास की तरह तैर रहा था। आर्यन जमीन पर सिमट गया, उसका पूरा शरीर डर और कमजोरी से थरथरा रहा था। रुद्र प्रताप लू तैपन को अपने पास आता महसूस कर उसके गले से एक बहुत ही धीमी कराह निकली, जैसे कोई घायल छोटा परिंदा मदद मांग रहा हो। उसने अपने बेजान हाथ ऊपर उठाए और धुंधली आंखों से उस कद्दावर साये को देखा। उसकी नजरों में एक अजीब कशमकश थी, जैसे वह खुद को बचाना भी चाहता हो और साथ ही उसे किसी के सहारे का इंतजार भी हो। रुद्र प्रताप का रौद्र रूप, दी एल्फास रॉथ। रुद्र प्रताप लू तैपन आर्यन के पास आकर रुक गए। चेहरे पर लगे उस डरावने नकाब मास्क की वजह से उनके भाव पर पाना नामुमकिन था, लेकिन उनकी आंखें गहरी और ज्वाला की तरह चमक रही थीं। उनकी नजरें आर्यन के गालों और शरीर के एक इंच हिस्से पर खेर रही थीं। उन्होंने देखा कि आर्यन के शरीर पर अनगिनत छोटी छोटी खरोंचें थीं जिनसे खून रिस रहा था, और उस नौकर के हमले के निशान उसके चेहरे पर साफ उभर आए थे। अगले ही पल रुद्र प्रताप के शरीर से एक ऐसी खौफनाक और ठंडी ऊर्जा निकली कि पूरा इलाका दहलुहा
वहां खड़े उन दोनों गद्दारों की चीखें तक नहीं निकल पाईं। दो भारी आवाजें हुईं और वे दोनों जमीन पर ऐसे गिरे जैसे किसी ने उन्हें कुचल दिया हो। रुद्र प्रताप के उस भयानक डबल लेवल के दबाव को वे सह नहीं पाए और तड़पते हुए गहरी बेहोशी में चले गए। स्टीवर्ट की चेतावनी, दी वॉइस ऑफ रीजन। आसपास के वाइपर सैनिक भी उस दबाव को महसूस कर वहीं ठहर गए। किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। केवल स्टीवर्ट ही था जो पास आया। उसने उन अधमरे शरीरों को एक तरफ घसीटा और बड़ी फिक्र के साथ आर्यन की ओर देखा। फिर उसने रुद्र प्रताप की ओर मुड़कर एक अजीब सी बनावटी खांसी की। जब उसने देखा कि रुद्र प्रताप आर्यन को अपनी बाहों में उठाने वाले हैं, तो वह झिझकते हुए बोला, मेरे प्रिय मालिक, अभी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मेरा सुझाव है कि आप आर्यन के इतने करीब न जाए। उनके शरीर से निकलने वाली इस बनावटी खुशबू का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भले ही आपका सुरक्षा कवच काम कर रहा हो, लेकिन इतनी तेज खुशबू आपकी बीमारी, फेरोमोन डिसऑर्डर, को बेकाबू कर सकती है। स्टीवर्ट की बात तकनीकी रूप से बिल्कुल सही थी। रुद्र प्रताप के लिए यह आग से खेलने जैसा था। यहाँ इस भावुक और तनावपूर्ण क्षण का सरल हिंदी अनुवाद, इंग्लिश पैराग्राफ स्टाइल, में दिया गया है। उच्च शक्ति वाले आइसोलेशन डिवाइस के कारण अधिकांश बनावटी खुशबू रुद्र प्रताप, लूतैपन की इंद्रियों से दूर ही थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक हल्की सी सुगंध महसूस हो रही थी, जो उनके भीतर एक अल्फा के प्राकृतिक जुनून को जगा रही थी। वह खुशबू भारी या बोझिल नहीं थी। इसके विपरीत वह बहुत हल्की, ताज़ा और एक धीमी मिठास से भरी थी, जैसे किसी पेड़ की टहनी पर छिपा कोई कच्चा हरा फल हो। छिलके के भीतर कैद उस फल के गूदे की महक, जो कभी कभी और अचानक ही महसूस होती है। रुद्र प्रताप का गला सूखने लगा। उन्हें लगा कि उन दुश्मनों ने शायद नए फेरोमोन हथियारों में कोई बड़ी प्रगति कर ली है। अतीत में भी कई बार उन पर ऐसे हमले हुए थे ताकि उन्हें पागल किया जा सके, लेकिन वे सब नाकाम रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि भले ही रुद्र प्रताप को फेरोमोन डिसऑर्डर था, लेकिन साधारण फेरोमोन्स उन पर असर नहीं करते थे। स्टीवर्ट और डॉक्टरों का मानना था कि रुद्र प्रताप का अल्फा लेवल इतना ऊंचा है कि आम लोगों के फेरोमोन्स उनके लिए फेरोमोन्स ही नहीं। वे उनके शरीर में कोई उत्तेजना पैदा नहीं करते, बल्कि केवल उनके सुरक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म, को सक्रिय कर देते हैं, जिससे उन्हें भयानक दर्द होता है। स्टीवर्ट ने एक बार मजाक में कहा था, बधाई हो मालिक, आपको खुश होना चाहिए कि आपका यह विकार आपको समय से पहले मौत दे देगा, वरना आप इतने अकेले और कुंवारे मरते कि आपको कभी उस सुख का एहसास ही नहीं होता जो एक सामान्य अल्फा को मिलता है। लेकिन आज की रात, उस बेसुध और तड़पते हुए मासूम के सामने, स्टीवर्ट के सारे आंकड़े गलत साबित हो रहे थे। उन मीठे बनावटी फेरोमोन्स के नीचे कुछ और भी था, जो रुद्र प्रताप के शरीर को लगातार उकसा रहा था। उनका अपना तापमान बढ़ने लगा। उनके मसूड़ों में एक तेज दर्द और बेचैनी होने लगी। अचानक एक क्लिक की आवाज आई और उनके मुंह पर लगा वह चमड़े का बाइट स्टॉपर मजल अपना काम करने लगा। रुद्र प्रताप को महसूस हुआ कि उनके मार्किंग टीथ अल्फा के वेदांत जिनसे वे अपना निशान छोड़ते हैं, धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। यह एक ऐसा लक्षण था जो पहले कभी किसी हमले के दौरान नहीं देखा गया था। जैसे ही रुद्र प्रताप अपनी इस अजीब हालत के कारण थोड़े हिचकिचाए, तभी उनकी बाहों में सिमटे उस कमजोर और नन्हे से लड़के के मुंह से एक सिसकी निकली। मुझे जाने दो। आर्यन सुलायंग ने बहुत धीमी आवाज में हाफते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गहरा विरोध और डर था। वह रुद्र प्रताप की मजबूत बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन दवा के असर के कारण उसकी यह जद्दोजहद बहुत कमजोर और बेअसर थी। धुंधले एहसास में जब उसे लगा कि वह आजाद नहीं हो पाएगा, तो उसकी बंद आंखों के कोनों से आंसुओं की दो लकीरें धीरे से बह निकलीं। भले ही उसका शरीर अभी भी तेज बुखार में तप रहा था, पर उस नौजवान का चेहरा किसी पारदर्शी भूत की तरह सफेद पड़ गया था। उसकी कोमल भौहें खिंची हुई थीं और उसके होठों के नीचे दांतों के गहरे निशान थे, जिनसे हल्का खून रिस रहा था। कोई भी देख सकता था कि नशीली दवा के उस खौफनाक सपने में फंसा आर्यन सुलायंग कितना बेबस और परेशान था। कुछ पल की खामोशी के बाद रुद्र प्रताप लूतैपन ने अचानक आर्यन के कान के पास बहुत ही बेबसी और कोमलता से फुसफुसाते हुए कहा, डरो मत। उन्होंने आगे कहा, यह मैं हूँ। अब तुम सुरक्षित हो। इस समय आर्यन की हालत वाकई बहुत खराब थी। वह न कुछ सुन पा रहा था और न ही कुछ समझ पा रहा था। लेकिन चमत्कारिक रूप से
रुद्र प्रताप की आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। बेशक उसकी आंखों में अभी भी धुंधलापन था और वह होश में नहीं आया था। आंसुओं की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था और रात के अंधेरे ने उसके पास खड़े आदमी को देखना और भी मुश्किल बना दिया था। फिर भी आर्यन ने रुद्र प्रताप की ओर देखते हुए एक धुंधली सी, सुकून भरी मुस्कान दी। यह आप है, उसने मदहोशी में धीरे से कहा। अगले ही पल आर्यन ने फिर से आंखें मूंद लीं, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसा तनाव नहीं था। उसने अपना सिर रुद्र प्रताप के सीने से सटाया, उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया और वह चैन की बेहोशी में सो गया। अब रुद्र प्रताप ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भरने में जरा भी संकोच नहीं किया। मेडिकल टीम को तैयार करो और मुझे इन दोनों गद्दारों की पूरी जानकारी चाहिए, उन्होंने बहुत ही शांति और सख्ती से दूसरों को आदेश दिया। फिर सबके सामने वह बेहद ठंडा और खौफनाक दिखने वाला आदमी आर्यन को अपनी गोद में उठाए हुए स्नेक डेन के सबसे सुरक्षित और गहरे हिस्से की ओर चल दिया। बुरे सपने में फंसा आर्यन सुलायंग दर्द के मारे तड़प रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तपते हुए रेगिस्तान में खो गया है। उसकी त्वचा का एक एक हिस्सा और शरीर की एक एक नस उस हुलसा देने वाली गर्मी और प्यास से रात हो रही थी। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इस दहकते हुए नर्क में, जहां उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, बस एक हल्की सी खुशबू उसे जिंदा रखे हुए थी। वह खुशबू बर्फ और ठंडी ओस जैसी थी, जो इस तेज बुखार में उसे सुकून दे रही थी। वह बेबस होकर उसी खुशबू के पीछे भाग रहा था, जैसे कोई प्यासा मरता हुआ राही अपने शरीर की आग बुझाने के लिए मुट्ठी भर बर्फ तलाश रहा हो। हकीकत में रुद्र प्रताप लू तैपन बिना किसी भाव के मेडिकल वार्ड के गलियारे में खड़े थे। वह एक बड़ा और सफेद कमरा था, जहां दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें मौजूद थीं। लेकिन इतनी सुविधाओं के बीच भी आर्यन उस मेडिकल केबिन के अंदर बेबस होकर कांप रहा था। उसका चेहरा लाल था, उसकी सांसें भारी थीं और पसीने से उसके बाल उसके माथे और गालों पर चिपके हुए थे, जिससे वह और भी कमजोर दिख रहा था। यह सब क्या हो रहा है? रुद्र प्रताप ने मशीनों पर बदलते आंकड़ों को देखते हुए गुस्से में पूछा। हमारी दवा ठीक से काम नहीं कर रही है, एक मेडिकल रोबोट के जरिए स्टूअर्ड की आवाज आई। आर्यन के खून की जांच अभी चल रही है, लेकिन एक बात साफ है, दुश्मनों ने उस छर में आपके ही निशानों फेरोमोन मार्क्स का इस्तेमाल किया है, जो हमारी दवा को बेअसर कर रहा है। अभी वह एक ऐसी हालत में है जैसे किसी ओमेगा का शरीर बेकाबू हो जाता है। रुद्र प्रताप ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे समाधान बताओ। उन्हें इस छर को खत्म करने के लिए आपके फेरोमोन्स की जरूरत है, रोबोट ने धीरे से कहा, वरना वह इसी हालत में रहेंगे, जिससे उनके दिल और फेफड़ों पर बहुत दबाव पड़ेगा। पर समस्या यह है कि अगर हम मशीन के जरिए आपके फेरोमोन्स निकालकर उन्हें दें, तो वह उनके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। आखिर आपकी स्थिति बहुत अलग है। देखा जाए तो दुश्मनों की यह साजिश बहुत ही घटिया लेकिन असरदार थी। रुद्र प्रताप जैसे डबल लेवल के अल्फा के फेरोमोन्स आम लोगों जैसे नहीं थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि धातु की मशीनों को भी गला सकते थे। इसीलिए रुद्र प्रताप को 24 घंटे अपने शरीर में इनहिबिटर्स और ब्लॉकर्स के इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे ताकि उनके पास आने वाला कोई भी इंसान सुरक्षित रह सके। आज तक किसी को नहीं पता था कि रुद्र प्रताप की खुशबू कैसी है, कि आज तक कोई ऐसा इंसान था ही नहीं जो उनके फेरोमोन्स की उस तीव्रता और ताकत को झेल सके। फेरोमोन्स को सीधे खून में डालना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, और आपके फेरोमोन्स तो वैसे भी बहुत अलग है। हमारे पास मौजूद डेटा के हिसाब से अगर हमने ऐसा किया तो आर्यन सुलायंग का शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसकी हालत और बिगड़ सकती है। आखिर वह एक बीटा है, और इस वक्त उसके शरीर से जो खुशबू निकल रही है वह भी उस जहरीली दवा का असर है। वह किसी आम ओमेगा की तरह आपके फेरोमोन्स के जहर को खत्म करने वाले तत्व पैदा नहीं कर सकता। मेडिकल रोबोट की आवाज मशीनी थी, पर उसमें आर्यन के लिए एक हल्की सी चिंता साफ महसूस की जा सकती थी। रुद्र प्रताप लू तैपन का चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था। उन्होंने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उस मेडिकल केबिन का सुरक्षा कवच शील्ड खोल दिया। केबिन खुलते ही वह मीठी खुशबू तेजी से बाहर आई। रुद्र प्रताप की उंगलियों ने बहुत ही कोमलता से आर्यन की गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ। तेज बुखार से तपती उस त्वचा के नीचे उसकी ग्रंथियां ग्लैंड्स सूज गई थी और वहां से वह नकली खुशबू निकल रही थी। तो फिर अगर इन ग्रंथियों के जरिए फेरोमोन्स दिए जाए तो कैसा रहेगा? रुद्र प्रताप ने अचानक पूछा।
यह सुनकर मेडिकल रोबोट जैसे कुछ पलों के लिए जाम हो गया। यहाँ तक कि स्टुअर्ड को भी रुद्र प्रताप की इस बात को समझने में थोड़ा समय लगा। अल्फा अपने दांतों, मार्किंग टीथ, के जरिए ग्रंथियों में फेरोमोन्स छोड़ता है। यह हजारों सालों से अल्फा और ओमेगा के बीच फेरोमोन्स साझा करने का सबसे पुराना और कुदरती तरीका रहा है। बेशक, खून में इंजेक्शन लगाने से यह तरीका कहीं ज्यादा सुरक्षित और नरम था, लेकिन साथ ही यह दो लोगों के बीच के सबसे निजी और गहरे रिश्ते का प्रतीक भी था। स्टीवर्ड ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्र प्रताप जैसा सख्त इंसान कभी किसी को शांत करने के लिए इस आदिम और निजी तरीके का सुझाव देगा। पारंपरिक तरीके से फेरोमोन्स छोड़ना आर्यन के लिए सुरक्षित तो है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है, स्टीवर्ड ने रोबोट के जरिए कहा। इसके लिए आपको अपने शरीर पर लगे सारे सुरक्षा उपकरण और इनहिबिटर्स हटाने होंगे ताकि आप पूरी तरह से फेरोमोन्स छोड़ सकें। आपकी मौजूदा हालत को देखते हुए ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा क्योंकि आपकी अपनी सेहत अभी ठीक नहीं है। मेरी मानसिक स्थिरता और डिसऑर्डर की जांच करो, रुद्र प्रताप ने फिर से स्टीवर्ड की बात काटते हुए कहा। स्टीवर्ड ने हिचकिचाते हुए जब जांच की, तो वह दंग रह गया। मालिक, आपकी ये दोनों रिपोर्ट तो बहुत ही शानदार है। सारे आंकड़े बता रहे थे कि रुद्र प्रताप का दिमाग और उनकी मानसिक स्थिति इस वक्त एकदम संतुलित और बेहतरीन थी, जो कि उनकी मौजूदा शारीरिक स्थिति को देखते हुए लगभग नामुमकिन था। ठीक है, तो हम दूसरे प्लान पर काम करेंगे। मैं पारंपरिक तरीके से ही आर्यन को फेरोमोन्स दूंगा, रुद्र प्रताप ने शांति से कहा। जैसे ही उन्होंने पासवर्ड डाला, उनकी रीढ़ की हड्डी में लगे सारे उपकरण और इनहिबिटर्स एक एक करके शरीर से बाहर निकल गए। रुद्र प्रताप ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हुआ कि सालों की उस घुटन और पाबंदियों के बाद उनका शरीर धीरे धीरे जाग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोता हुआ दानव धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा हो। जैसे जैसे उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा, उस शक्तिशाली डबल लेवल अल्फा के फेरोमोन्स उस सफेद हॉल में फैलने लगे। ऐसी ताकत जिसे कोई भी साधारण इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुद्र प्रताप, लू तैपन, ने इलाज वाले केबिन की ओर देखा। जिस तरह आर्यन, सुलायंग, उनकी डरावनी मानसिक शक्ति को आसानी से झेल गया था, ठीक वैसे ही इस पल भी उसे हवा में फैलती उस भारी खुशबू से कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। सच तो यह था कि जैसे जैसे वे खतरनाक फेरोमोन्स फैल रहे थे, आर्यन पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। ओह! उस नौजवान के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, जैसे वह किसी को पुकार रहा हो। उसके शरीर में जो यंठन हो रही थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी सांसें अभी भी भारी थीं, लेकिन उनमें पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसके चेहरे पर छाई हुई चिंता अब धीरे धीरे सुकून में बदल रही थी। रुद्र प्रताप ने उस लड़के की इन हरकतों को बड़े गौर से देखा और अनजाने में ही राहत की एक लंबी सांस ली। प्लान शुरू करो। अनिवार्य पाबंदी, मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन। निशाना, मैं खुद, रुद्र प्रताप ने अपनी आंखें झुकाते हुए ठंडी आवाज में आदेश दिया। पाबंदी की ताकत को लेवल A पर सेट करो। अगर मैं अपना आपा खो दूं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आर्यन को बचाने की होगी। उनकी आवाज खत्म होते ही छत से स्टील की कई मजबूत केबलें किसी जिंदा अजगर की तरह नीचे आईं। उन केबलों ने रुद्र प्रताप की गर्दन और पीठ को जकड़ लिया और उनके नुकीले सिरों ने उनकी रीढ़ की धातु, मेटल स्पाइन, को कसकर लॉक कर दिया। जैसे ही उन केबलों ने रुद्र प्रताप को जकड़ा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनके गले से एक दबी हुई कराह निकली। उनके नर्वस सिस्टम पर काबू पाया जा रहा था, जो बहुत दर्दनाक था। फिर उनके हाथों को भी मजबूत मैग्नेटिक लॉक और बेड़ियों से जकड़ दिया गया। यह सुरक्षा वैसी ही थी जैसी किसी खूंखार अपराधी के लिए की जाती है, ताकि अगर रुद्र प्रताप अपने फेरोमोन्स छोड़ते समय पागल हो जाए, तो बाकी लोग सुरक्षित रहें। जब सारी बेड़ियां लग गईं, तब रुद्र प्रताप कदम आर्यन के पास आए। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। अगले ही पल, उनके सिर के पीछे से मशीनी हाथ बाहर निकले और ताला खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। चटाक की आवाज के साथ उनका सुरक्षा मास्क नीचे गिर गया। उनका बेहद खूबसूरत लेकिन डरावना चेहरा सामने आया, एक ऐसा चेहरा जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था। लेकिन जब उन्होंने आर्यन की ओर देखा, तो उनकी आंखों में एक ऐसी कोमलता थी जिसका एहसास शायद उन्हें खुद भी नहीं था। अब उनके चेहरे पर न कोई मास्क था और न ही कोई पाबंदी। अब किसी भी तरह की दवाओं या पाबंदियों का असर नहीं बचा था। उनके आसपास की हर चीज बहुत गहरी और रोमांचक हो गई थी। हवा में मौजूद वह बनावटी खुशबू अब बहुत तेज और कड़वी लगने लगी थी, लेकिन उस गंदी गंध के नीचे भी वही ताजी और फलों जैसी महक रुद्र प्रताप, लू तैपन, को अपनी ओर खींच रही थी।
रुद्र प्रताप किसी शिकारी जानवर की तरह अपनी नाक सिकोड़ते हुए उस गंध का पीछा करने लगे। उनके शरीर के भीतर एक अल्फा के सबसे पुराने और जंगली एहसास फिर से जागने लगे थे। वह लंबा और कद्दावर आदमी धीरे धीरे नीचे हुका और मेडिकल केबिन में लेटे उस नाजुक लड़के के और भी करीब आ गया। उनके नुकीले दांत, केनाइन टीथ, धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन कहानियों के किसी वैम्पायर के होते हैं। ठपक! उनके तीखे दांतों से साफ और तरल फेरोमोन्स की एक बूंद गिरी और सीधे आर्यन सुलायंग के गाल पर जा टिकी। उसी पल हवा में मौजूद वह सारी बनावटी गंध गायब हो गई और पूरा कमरा रुद्र प्रताप की अपनी खूंखार और शक्तिशाली खुशबू से भर गया। उस भारी खुशबू के घेरे में आते ही बेहोश आर्यन की सांसें तेज होने लगीं। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर के डर ने किसी खतरे को पहचान लिया हो। जो लड़का अभी तक शांत था, वह अब सपने में ही हाथ पांव मारने लगा, जैसे वह पास आती उस चीज से दूर भागना चाहता हो। कुछ तो गलत था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे बंदी बनाया जाने वाला है, नहीं, जैसे उसे कोई निगल जाने वाला है। यह वही डर था जो एक शिकार अपने शिकारी को देखकर महसूस करता है। अभी तक जो आर्यन उन फेरोमोन्स से सुकून पा रहा था, अब वही वहां से भाग जाना चाहता था। लेकिन अब भागना नामुमकिन था। नहीं उसे भागने की इजाजत थी। मेडिकल केबिन से मशीनी हाथ चुपचाप बाहर निकले और उन्होंने छटपटाते हुए आर्यन को बिस्तर पर मजबूती से दबोच लिया। रुद्र प्रताप की आंखें गहरी और काली पड़ गईं। इस वक्त उनके अंदर से एक अमानवीय और डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने खुद पर काबू पाया और आर्यन के करीब पहुंचे। वे बड़ी सावधानी से अपने दांतों से आर्यन की गर्दन के पीछे की ग्रंथियों, इन्फॉर्मेशन ग्लैंड्स, को ढूंढने लगे। वे यह काम बहुत ही अनाड़ीपन से कर रहे थे। भले ही वे एक डबल लेवल के अल्फा थे, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी में आज तक कोई ओमेगा उनके इतना करीब नहीं आ पाया था जितना आज आर्यन था। और नहीं उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसा किया था। नितिन के परिवार की बनाई उस दवा ने आखिरकार वही कर दिखाया जो उसके बनाने वाले चाहते थे। रुद्र प्रताप को महसूस हुआ कि उनके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही है और उनकी नसें बिजली की तरह छनछना रही है। यह रुद्र प्रताप, लू तैपन, के लिए एक बिल्कुल अनजाना और नया एहसास था। यह आपे से बाहर होना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। वह क्या था? पत्थर की तरह ठंडा और हमेशा एक मशीन की तरह काम करने वाला रुद्र प्रताप अब इसके बारे में सोचने का समय खो चुका था। उसकी कुदरती प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, उसकी सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे आर्यन सुलायंग की गर्दन के पीछे वह ग्रंथि, इन्फॉर्मेशन ग्लैंड, मिल गई, जो असल में एक बीटा के पास नहीं होनी चाहिए थी। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार रुद्र प्रताप ने एक अजीब से अनाड़ीपन के साथ आर्यन की गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने दांत करा दिए और बहुत ही कोमलता के साथ अपने फेरोमोन्स उसके भीतर छोड़ दिए। एक हद तक रुद्र प्रताप, लू तैपन, का फैसला हमेशा की तरह बहुत ही सही और असरदार साबित हुआ। फेरोमोन्स छोड़ने के इस सबसे पुराने और कुदरती तरीके ने आर्यन सुलायंग की हालत को बहुत तेजी से सुधार दिया। शुरुआत में आर्यन ने थोड़ा संघर्ष किया और छटपटाया, लेकिन जैसे जैसे फेरोमोन्स उसके शरीर में फैलने लगे, वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, लेकिन वह आवाज अब दर्द भरी नहीं थी। जैसे जैसे उसके शरीर का बुखार कम हो रहा था, उसके गालों पर एक गुलाबी चमक आने लगी। वह अभी भी बेहोश था, लेकिन मशीनों के सारे आंकड़े बता रहे थे कि अब वह खतरे से बाहर है। स्टीवर्ट की याददाश्त, द रियलिटी चेक। मालिक, अब आप आर्यन को छोड़ सकते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद स्टीवर्ट ने याद दिलाया। रुद्र प्रताप को रोबोट की वह आवाज थोड़ी दूर से आती हुई महसूस हुई। स्टीवर्ट ने आगे कहा, आर्यन कोई असली ओमेगा नहीं है। वह तो बस उस दवा की वजह से उस हालत में पहुंच गया था। वह कभी भी एक असली ओमेगा की तरह आपके फेरोमोन्स का जवाब नहीं दे पाएगा। रुद्र प्रताप को वह हल्की फलों जैसी खुशबू अभी भी अपने दांतों के जरिए महसूस हो रही थी। सालों से उनका दिमाग जो बेचैनी और आग महसूस कर रहा था, वह आज अचानक शांत हो गया था। उन्हें ऐसा सुकून मिल रहा था जो किसी महंगी शराब या स्वादिष्ट खाने से भी कहीं बढ़कर था। रुद्र प्रताप की स्थिति, द मास्टर स्टेट। स्टीवर्ट ने फिर से पूछा, डेटा कहता है कि अल्फा को अपने पसंदीदा ओमेगा के साथ जुड़कर जो खुशी मिलती है, वह दुनिया की हर चीज से बेहतर होती है। मालिक, क्या आप ठीक है? रुद्र प्रताप अब मेडिकल केबिन से दूर खड़े हो चुके थे। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।
उनकी सांसें तेज थीं और शरीर का तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा था। उनकी आंखें, जो किसी खंडे जानवर जैसी लगती थीं, अब और भी गहरी और काली हो गई थीं। रुद्र प्रताप की हालत कुछ अजीब थी। भले ही वह बेड़ियों और केबलों से जकड़े हुए थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा, ऑरा, इतनी खौफनाक थी कि स्टीवर्ड ने पूरे स्नेकडेन का अलर्ट लेवल बढ़ा दिया। अगर एक रोबोट डर सकता, तो स्टीवर्ड इस वक्त रुद्र प्रताप की आंखों को देखकर कांप रहा होता। सन्नाटा और सुकून, द कोल्ड रिजॉल्व। लेकिन हमेशा की तरह, जब सबको लगा कि रुद्र प्रताप अपना आपा खो देंगे, तब उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। वे फिर से स्नेकडेन के वही सख्त और शक्तिशाली मालिक बन गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने धीरे से और भारी आवाज में कहा। उन्होंने अपनी पलकें झपकाईं और उनकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। सतह पर देखने में वह बिल्कुल पहले जैसे लग रहे थे, पर उनके अंदर छिपा खतरा अभी भी महसूस किया जा सकता था। रुद्र प्रताप ने अपना हाथ उठाया और मेडिकल केबिन का कांच बंद कर दिया, जिससे अंदर सो रहा वह मासूम लड़का पूरी तरह सुरक्षित हो गया। अब न तो वह कड़वी खुशबू बाहर आ रही थी और न ही वह मीठी महक। रुद्र प्रताप ने एक आखिरी बार आर्यन के शांत चेहरे को देखा और फिर भारी कदमों से वहां से दूर चले गए। कमरे के दूसरी तरफ, मशीनी हाथों ने मेडिकल रोबोट की मदद से वे सारे उपकरण, इनहिबिटर्स और नसों को काबू करने वाले मॉड्यूल फिर से रुद्र प्रताप, लू तैपन, के शरीर में लगा दिए। उन उपकरणों को दोबारा शरीर के भीतर डालने से होने वाला भयानक दर्द रुद्र प्रताप के चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन यह दर्द ही था जिसने उनकी नसों को झकझोर कर रख दिया और उस मदहोशी और तेज बुखार को कम कर दिया जो पहली बार फेरोमोन्स छोड़ने की वजह से हुआ था। इस दर्द से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। कुछ घंटों के बाद वे आखिरकार पूरी तरह सामान्य हो गए। जब वे दोबारा मेडिकल केबिन के पास आए, तो वहां मौजूद उनकी खुशबू को सफाई मशीनों ने पूरी तरह खत्म कर दिया था। वह ठंडा और सूना हॉल हमेशा की तरह सफेद और फीका लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घंटों पहले हुई वह हलचल और वह मीठी खुशबू कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन रुद्र प्रताप अच्छी तरह जानते थे कि कुछ तो बदल गया है। आर्यन की कोमलता, अ फ्रैजाइल पीस। आर्यन, सुलायंग, अभी भी मेडिकल केबिन में सुकून से सो रहा था। बेहतरीन इलाज की वजह से उसके होठों के घाव और शरीर की खरोंचें अब लगभग भर चुकी थीं। उसका चेहरा अब गुलाबी और शांत था। उसे इतनी बेफिक्री से सोता देख रुद्र प्रताप के सीने में एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि यह लड़का कितना नाजुक है, जरा सी लापरवाही इसे गहरे जख्म दे सकती है। उन्होंने यह भी सोचा कि इतने सालों तक जब उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तब इस नन्ही सी जान ने उनके परिवार जैसे कठोर माहौल में खुद को कैसे संभाला होगा। क्या इसे फिर से वही तकलीफ होगी? अपने पास स्टीवर्ड को महसूस कर रुद्र प्रताप ने सपाट आवाज में पूछा। स्टीवर्ड अब अपने पुराने मशीनी रूप में वापस आ चुका था। उसने जवाब दिया, अभी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, क्योंकि दवा की जांच चल रही है, लेकिन अब आर्यन की जान को कोई खतरा नहीं है। एक अनसुलझा राज, अ स्टैगरिंग कनेक्शन। तो फिर वह अब भी इलाज वाले केबिन में क्यों है? रुद्र प्रताप ने पूछा। उन्हें खुद भी एहसास नहीं था कि वे आर्यन की कितनी फिक्र कर रहे थे। स्टीवर्ड ने एक स्क्रीन दिखाते हुए कहा, मैं उसके शरीर की गहराई से जांच कर रहा हूँ। आर्यन का शरीर बहुत खास है। हालांकि वह एक साधारण बीटा जैसा ही है और उसे फेरोमोन्स की एक दुर्लभ बीमारी भी है, लेकिन वह आपकी मानसिक शक्ति और आपके फेरोमोन्स को बहुत ही आसानी से झेल जाता है। स्टीवर्ड की इलेक्ट्रॉनिक आंखों में एक लाल रोशनी चमक उठी। वह आपकी इतनी तेज खुशबू को भी बिना किसी तकलीफ के अपना लेता है। यह केवल कमजोर समझ की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह आपके लिए बहुत गहराई से बना है। मेरे हिसाब से, अगर आर्यन एक ओमेगा होता, तो आप दोनों के बीच का तालमेल, कंपैटिबिलिटी, 95% से भी ज्यादा होता। यह एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। इतना कहते ही स्टीवर्ड ने एक इंसान की तरह बेबसी से आय भरी। पर अफसोस, वह सिर्फ एक बीटा है। तो क्या हुआ? स्टीवर्ड की मायूसी सुनकर रुद्र प्रताप, लू तैपन, ठंडी आवाज में फुसफुसाए। किसी वजह से उन्हें स्टीवर्ड का यह अंदाज पसंद नहीं आया। यह मत भूलो कि मेरे लिए कोई बीटा ए, ओमेगा ए या अल्फा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऊंचा तालमेल, कंपैटिबिलिटी, आपके लिए बहुत मायने रखता है। मेरे प्रिय मालिक। स्टीवर्ड को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके मालिक की ये बातें आज कुछ अलग थीं, क्योंकि वह तो बस नए डेटा में खोया हुआ था। आज आपकी सेहत के आंकड़े अच्छे नहीं हैं।
आपने अपने शरीर से सुरक्षा कवच और दवा वाले मॉड्यूल भी हटा दिए थे, और बार बार इंजेक्शन लेना आपके शरीर पर बोझ बन सकता है। ऐसी हालत में आपको आराम करना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ खड़े हैं। स्टीवर्ड ने सीधे रुद्रप्रताप की आंखों में देखा और कहा, आर्यन सुलायंग के इतने करीब रहने के बाद भी आपका मानसिक संतुलन एकदम सटीक है। हम यह मान सकते हैं कि यह सब आर्यन के साथ आपके खास जुड़ाव की वजह से है। मैं आपको पुरजोर सलाह देता हूं कि आर्यन को स्नेक रेन में ही रखें। बेहतर होगा कि आप उसे अपने पास रखें। मेरा यकीन मानिए, इससे आपकी बिगड़ती सेहत में सुधार होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा मैं आने वाले समय में आर्यन पर और भी शोध रिसर्च करना चाहता हूँ। शायद उसका वजूद आपकी जान बचा सके। स्टीवर्ड की बात सुनते ही रुद्रप्रताप बोले, मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। लेकिन स्टीवर्ड ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। जब से आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से वापस आए हैं, आपके शरीर के संकेत बदल गए हैं। आपके फेरोमोन्स बढ़ रहे हैं और शरीर के अंग भी अलग तरह से काम कर रहे हैं। आप धीरे धीरे उस मुश्किल दौर में कदम रख रहे हैं जिसे हर अल्फा को झेलना पड़ता है। आपका रट पीरियड शुरू होने वाला है। आप उस मामूली फेरोमोन हमले से प्रभावित हुए, यह इस बात का साफ सबूत है। स्टीवर्ड ने बिना किसी रहम के रुद्रप्रताप की कमजोरियां गिना दीं। रट पीरियड का नाम सुनते ही रुद्रप्रताप की आंखें बर्फीली हो गईं। वे जानते थे कि उनके जैसे शक्तिशाली इंसान के लिए इस दौर का आना कितना खतरनाक हो सकता है। आम अल्फा के लिए यह दौर उनके जीवन का एक हिस्सा होता है, जहां वे चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं और किसी जानवर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन रुद्रप्रताप पूरे इतिहास के इकलौते डबल रैंक अल्फा थे। उनके लिए हिंसा और पागलपन का मतलब था तबाही, जिससे वे अपनी पहचान के पहले दिन से ही लड़ रहे थे। स्टीवर्ड ने गौर किया कि रुद्रप्रताप का चेहरा भले ही शांत था, लेकिन उनकी आंखों की ठंडक बता रही थी कि उनका मूड बहुत खराब है। मुझे लगता है कि आर्यन भी यहाँ रहकर बहुत खुश होगा। वह हमेशा से आपकी इज्जत करता आया है। स्टीवर्ड ने बात बदलने की कोशिश की। यह सिर्फ उन बेवकूफों को फंसाने के लिए बोला गया झूठ था। रुद्रप्रताप ने रूखेपन से कहा, मत भूलो, तुमने ही मुझे वह वीडियो दिखाया था जिसमें उसने खुद यह बात कबूल की थी। अरे यह तो बस बहुत हुआ। रुद्रप्रताप लूतैपन ने हाथ के इशारे से स्टीवर्ड को चुप करा दिया। आर्यन सुलायंग बस एक मामूली इंसान है जिसके पास खुद को बचाने की कोई ताकत नहीं है। मेरे जैसे इंसान के साथ उसका ज्यादा जुड़ाव उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रुद्रप्रताप ने बहुत ही शांति से कहा, तुम बस जल्द से जल्द उसकी सेहत की जांच करो। अगर उसे शरीर से झाड़ निकालने के लिए और भी फेरोमोन्स की जरूरत है, तो उसे तुरंत वे दे दो। इतना कहकर रुद्रप्रताप थोड़ी देर रुके, कुछ सोचा और फिर बोले, जब वह पूरी तरह ठीक हो जाए तो उसे लूनर बेस चंद्रमा पर मौजूद ठिकाने भेज देना। मुझे याद है कि स्नेक रेन के कुछ हॉलिडे घर वहां भी बने हुए हैं। चांद की दूरी द डिस्टेंस ऑफ द मून। ठहरिए, चांद पर? स्टीवर्ड ने हैरानी से अपने मालिक को देखा। मैं मानता हूं कि वहां के घर बहुत आरामदायक है, पर चांद ही क्यों? मुझे नहीं लगता कि आर्यन को यह पसंद आएगा। वह धरती से बहुत दूर है। उसे ऐसी जगह भेजने से वह आपसे नफरत करने लगेगा। और वैसे भी उसे यह नहीं पता कि वह नेक अनजान भाई और वह मददगार इंस्पेक्टर असल में आप ही है। जब आप दोनों के बीच कोई भावनात्मक रिश्ता ही नहीं है, तो आपका यह बर्ताव उसे सिर्फ बुरा लगेगा। नेक भाई और भले इंस्पेक्टर जैसे शब्द सुनकर रुद्रप्रताप ने अपनी भौहें चढ़ाई, पर उन्होंने उस निडर रोबोट पर कोई गुस्सा नहीं किया। लू परिवार की उस हवेली में कुछ भी अच्छा नहीं है, उन्होंने बिना किसी भाव के कहा। वह बहुत नाजुक है। अगर उसे वापस भेजा गया तो वह मर जाएगा। रुद्रप्रताप दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उसे किसी सुरक्षित जगह पर होने की जरूरत है। सबसे सुरक्षित ठिकाना, द सेफेस्ट प्लेस। अगर यही बात है, तो क्या उसे आपके पास रखना सबसे अच्छा नहीं होगा? आखिर पूरी गैलेक्सी में ऐसा कोई नहीं है जो आपके करीब रहने वाले को चोट पहुंचा सके। स्टीवर्ड ने अपनी कोशिश जारी रखी। एक मशीन होने के नाते भी उसकी अपनी कुछ पसंद थी। उसके डेटा और उसकी मशीनी समझ, जिसे इंसान अंतर्ज्ञान कहते हैं, के हिसाब से आर्यन का रुद्रप्रताप के पास रहना ही सबसे सही था। हाँ, रुद्रप्रताप अचानक मुड़े और स्टीवर्ड की नजरों से नजरें मिलाईं। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर लगे मास्क और शरीर पर बंधी उन बेड़ियों की ओर इशारा किया।
उन्होंने उस मास्क के पीछे से अपने दांत दिखाते हुए कहा, यह मत भूलो, मेरा रट पीरियड शुरू होने वाला है। मैं पागल होने वाला हूँ। एक मासूम की सुरक्षा, अस्ट्रेस सैंक्चुएरी। मासूम, नाजुक, जो लोग आसानी से चोट खा सकते हैं या मर सकते हैं, उनका सबसे सुरक्षित जगह पर रहना ही बेहतर है। ये बातें रुद्र प्रताप के दिमाग में गूंजी, पर उन्होंने जुबान से कुछ नहीं कहा। काफी देर बाद स्टीवर्ड उनके करीब आया। ऐसा लगता है कि आप आर्यन को बहुत पसंद करते हैं। रोबोट ने गौर से उन्हें देखा। मैंने आज तक आपके अंदर ऐसी कोमल भावनाएं नहीं देखीं। रुद्र प्रताप कुछ पल के लिए थिसके। इंसान जब किसी आवारा बिल्ली को गोद लेता है, तो भले ही वह उसे पसंद न करता हो, फिर भी वह उसे अच्छी जगह रखता है और उसे जंगली कुत्तों के बीच मरने के लिए नहीं छोड़ देता। उन्होंने बड़ी बेरुखी से अपनी बात खत्म की। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी को सफाई दे रहे हो, पर साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे वह खुद से ही बात कर रहे हों। स्टीवर्ड ने एक गहरी आय भरी। आप इंसानों के सोचने का तरीका वाकई बहुत ही अजीब है। उसने उलझन में पड़ते हुए यह बात कही। कुछ दिनों के बाद, दीदी, प्लीज रोना मत, मुझे सच में बुरा नहीं लग रहा है। आप इतनी घबराओ मत। आर्यन, सुलायंग की बेबस आवाज कम्युनिकेटर से गूंजी। वह अपनी बहन सुन्युअन के घर के लिविंग रूम में लगी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी था और वह स्क्रीन के दूसरी तरफ से अपनी बहन को देख रहा था। अगर उसकी कलाई पर लगी ड्रिप को न देखा जाए, तो यह कहना मुश्किल था कि उसका अभी भी उस जहरीले हमले का इलाज चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं घबराऊं नहीं? क्या मैं परेशान भी न हूँ? सुनवान की आंखों में आंसू थे। जब से आर्यन स्नेकडेन गया था, उसके मन में दबी सारी चिंताएं अचानक बाहर निकल आईं। तुम्हें वहां गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और जब तुमने मुझसे बात की, तो तुम्हारी हालत ऐसी लग रही है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तुम्हें उस जगह भेजना, मुझे तुम्हें शुरू में ही नहीं जाने देना चाहिए था। तुम मुझे परेशान करके ही मानोगे। अचानक आर्यन का फोन आना सुनवान के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि नियमों के मुताबिक स्नेकडेन जाने वालों को बाहर बात करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन चालू की, उसने देखा कि आर्यन जख्मी है। भले ही आर्यन का चेहरा ठीक लग रहा था, पर एक बहन का दिल तो आखिर चिंता करेगा ही। मैं सच में ठीक हूँ, बस मशीनों से गलती से गिर गया था। अपनी बहन को रोता देख आर्यन की सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शुक्र है कि उसका असली ज़ौम उसकी गर्दन के पीछे था, जिसे पट्टियों से अच्छे से ढका गया था। वरना अगर सुनवान ने वह काटने का निशान, बाइट मार्क, देख लिया होता, तो वह किसी भी कीमत पर स्नेकडेन पहुंच जाती। स्नेकडेन उतना डरावना नहीं है जितना लोग कहते हैं। यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं और बहुत अच्छे हैं। आर्यन ने यह बात बहुत ईमानदारी से कही। देखिए, मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूँ। उन्होंने मेरी घबराहट कम करने के लिए मुझे खास छूट दी है। मुझे बस कुछ खरोंचें आई है और यह सुई तो बस ताकत के लिए है। वे मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं यहाँ खुश हूँ। वैसे, क्या आप वे फूल देखना चाहेंगी जो मैं उगा रहा हूँ? इन्हें लिया पौधा कहते हैं। यह बहुत कीमती है। अचानक स्क्रीन की तस्वीर थोड़ी हिली और आर्यन की आवाज भी एक पल के लिए रुकी, पर फिर सब सामान्य हो गया। न तो सुनवान और न ही आर्यन ने इस छोटी सी बात पर ध्यान दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह बातचीत स्नेकडेन के अलावा लू फैमिली की हवेली के एक बहुत ही सुरक्षित और आलीशान कमरे में भी देखी जा रही थी। छोटे आर्यन के फूल, बेशक मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, एक बहुत ही भारी और मर्दाना आवाज ने स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए लड़के को जवाब दिया। दीदी, यहाँ सब बहुत अच्छा है। बस एक ही कमी है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। स्क्रीन पर आर्यन को कुछ पता नहीं था और वह अपनी बहन से लार कर रहा था। सच में, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। बहुत ज्यादा, उस आदमी ने फिर से बहुत कोमलता से फुसफुसाते हुए कहा। एक हाथ स्क्रीन पर गया और बड़े प्यार से आर्यन के गाल को छूने लगा। यह हाथ आर्यन के मंगेतर लू झिझाओ का था। लू परिवार के अगले वारिस होने के नाते उसे बहुत शक्तिशाली दिखना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वह बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उस दिन के बाद से, जब वह कैद से भागने की कोशिश में दोबारा पकड़ा गया था, उसे सख्त नजरबंदी, हाउस अरेस्ट, में रखा गया था। जब रुद्र प्रताप के भतीजे लू झिझाओ ने आर्यन के लिए अपनी मंगेतर को चोट पहुंचाई, तो उसके पिता गुस्से से पागल हो गए थे।
उन्होंने सख्त हुक्म दिया कि कोई भी आर्यन के बारे में उसे एक शब्द भी नहीं बताएगा। कल तक जो आसमान की ऊंचाइयों पर था, आज वह पिंजरे में बंद एक बंदर जैसा बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बेचैन क्यों है। उसे लगा कि यह तो बस कुछ दिनों की पाबंदी है, बाहर निकलते ही वह फिर से लू परिवार का बड़ा वारिस बन जाएगा। और आर्यन तो बस 6 महीने के लिए ही स्नेकडेन गया है। वापस आने पर वह उससे माफी मांग लेगा और सब ठीक कर देगा। उसका आर्यन इतना कोमल और सीधा है, वह उसे जरूर माफ कर देगा। उसे पूरा यकीन था। लेकिन वह खुद को कितना भी समझा ले, उसका अपने जज्बातों पर काबू नहीं रहा। उसके दिमाग में जैसे कोई शैतान बैठ गया था जो उसे बार बार डरा रहा था कि अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो आर्यन कभी वापस नहीं आएगा। उसे डर था कि वह अपने आर्यन को हमेशा के लिए खो चुका है, क्योंकि आखिरी बार जब वे मिले थे तो आर्यन की आंखों में उसके लिए सिर्फ बेरुखी थी। इसी घबराहट में उसने गैरकानूनी तरीके से आर्यन की बहन सुनवान के फोन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अगर आर्यन की कोई खबर आएगी तो उसकी बहन को जरूर पता होगा। यह एक आखिरी और हताशा भरा कदम था, लेकिन उसे कामयाबी मिल गई। आर्यन ने वाकई स्नेकडेन से अपनी बहन को फोन किया था। वह पागलों की तरह स्क्रीन पर आर्यन को घूरने लगा। इतने दिनों से उसकी तरपती रूह को जैसे आज जाकर चैन मिला था। आर्यन। वह पागलों की तरह उसका नाम पुकारने लगा, मेरे आर्यन। सच तो यह था कि उसे खुद भी एहसास हो रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। उसका इलाज तो हुआ था, पर वह अब भी सामान्य नहीं हो पाया था। उसका मूड दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और उसे आर्यन की याद पहले से कहीं ज्यादा सता रही थी। अगर गौर से देखा जाए तो आर्यन के लिए उसकी यह तड़प उन अनथीन बुरे सपनों की वजह से थी जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जी हाँ, वही धुंधले और डरावने सपने। हर रात जैसे ही वह अपनी आंखें मूंदता, वह एक गहरे और बेबस कर देने वाले सपने में डूब जाता। सपनों में दिखने वाला आर्यन सुलायंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी यादों में, बेहद कोमल और उसे बहुत प्यार करने वाला। इसलिए सपने में लू झिझाओ ने उसे अपने साथ भाग चलने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। और आर्यन सच में मान भी गया। सपने में आर्यन जिस तरह उसे देखता था, वह लू झिझाओ को मदहोश कर देता था। वह उस गहरे प्यार को महसूस कर सकता था, जिसमें न कोई झिझक थी और न ही कोई स्वार्थ। सपने में भाग जाने के बाद उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वह बड़ा वारिस, जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक दिन भी काम नहीं किया था, पहली बार जीवन की कठिनाइयों को जान पाया। फिर भी वह चाहे कितना भी थका हुआ या चिड़चिड़ा क्यों न हो, जैसे ही वह घर आता और आर्यन को देखता, उसे बहुत सुकून और खुशी मिलती। वह सच में आर्यन से बहुत प्यार करता था। लेकिन बुरे सपने तो आखिर बुरे सपने ही होते हैं, क्योंकि इन सपनों का अंत हमेशा मायूसी और दर्द से भरा होता था। उसने सपने में देखा कि आर्यन आखिरकार मर गया। उसे कभी याद नहीं रहता था कि वह आर्यन से अलग क्यों हुआ, या आर्यन की मौत के वक्त वह उसके पास क्यों नहीं था। उस डरावने सपने में अगर कुछ साफ दिखाई देता था, तो वह थी आर्यन की सफेद और बेजान लाश। वह नौजवान, जो कभी ठंडी हवा की तरह मुस्कुराता था, उस मामूली से ताबूत में बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। लू झिझाओ का दिल इतना टूट गया कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। उसका शरीर और उसकी आत्मा जैसे 2 हिस्सों में फट गई हो। वे मामूली लोग, जो खुद को आर्यन का दोस्त कहते थे, उनके चेहरे सपने में बहुत डरावने और घिनौने दिखते थे। उसे लगने लगा कि शायद उन्होंने ही आर्यन को चोट पहुंचाई है, और उसके सबसे प्यारे इंसान की इतनी दर्दनाक मौत की वजह वही है। सपने में वह अंतिम संस्कार एक उदास और बरसाती दिन पर हो रहा था। वे लोग उसके आर्यन को एक बहुत ही साधारण से कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वे उसे लू झिझाओ को भला बुरा कह रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। अचानक जैसे कुछ पूरी तरह से टूट गया। लू झिझाओ ने वह खाली आवाज सुनी। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह भीड़ में घुस गया और जबरदस्ती आर्यन को वहां से ले गया। वह उसका आर्यन था। उसके आर्यन को इतनी बेबसी और कंगाली में नहीं मरना चाहिए था। वह शैतानी आवाज अभी भी उसके दिमाग में फुसफुसा रही थी। उसके बाद क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने उस बुरे सपने के अंत को बदलने की बहुत कोशिश की। वह सब कुछ पहले जैसा करना चाहता था। वह चाहता था कि वह लड़का जाग जाए, उसे प्यार से देखे, धीरे से मुस्कुराए और उसे आए जाओ कहकर पुकारे। तब वह भी पलटकर मुस्कुरा सके और कह सके, आर्यन, मैं वापस आ गया हूँ,
लू झिझाओ ने आर्यन को बहुत समय तक अपनी हवेली में रखा और सबसे अच्छी मशीनों और चीजों का इस्तेमाल किया ताकि वह उसे जगा सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आर्यन सू लायंग अभी भी वही था, बिना हिले डुले, बिना सांस लिए, यहाँ तक कि उसके शरीर में कोई हलचल भी नहीं थी। प्लीज आर्यन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज जाग जाओ। आर्यन डरो मत, मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम्हारे जागते ही हम शादी करेंगे। क्या तुम हमेशा से मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? मैं वापस आ गया हूँ आर्यन, आंखें खोलो, मैं वापस आ गया हूँ। सपने में वह हर रात आर्यन के उस ताबूत के पास सिमटकर बैठ जाता और सिसक कर रोता रहता। पता नहीं कितना समय बीता, पर आखिरकार एक दिन किसी ने उनके उस आखिरी छोटे से संसार में दखल दे दिया। लोग वहां मौजूद लाशों और प्रयोगों को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन लू झिझाओ को लगा कि वे सब बहुत शोर मचा रहे हैं। उसे यकीन था कि बस थोड़ा समय और फिर आर्यन जाग जाएगा। देखो, उस लिक्विड में डूबा हुआ वह नौजवान अभी भी मुस्कुरा रहा है। शायद उसने कहीं न कहीं महसूस कर लिया है कि उसका आर्यन वापस आ गया है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। उसके बुरे सपने में हमेशा बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे लोग जो उसके आर्यन को उससे छीनना चाहते थे। मजबूर होकर लू झिझाओ को आर्यन के शरीर को अपनी बाहों में लेकर उन लोगों से लड़ना पड़ा। वे सब बहुत कमजोर थे और उन्हें मारना बहुत आसान था। लू झिझाओ उन लाशों पर प्रयोग करने लगा। आर्यन जरूर जागेगा, वह शैतान, वह खुद और उसके सपने की गूंज, सब बस यही एक बात दोहराते रहे। उसे इस बात पर पूरा यकीन होने लगा था। बुरे सपने के अंत में लू झिझाओ ने देखा कि वह एक बड़ा सा क्रिस्टल ताबूत लेकर आकाशगंगा के सबसे जंगली और दूरदराज के इलाके में भाग गया है। लेकिन वहां भी किसी ने उसकी सुरक्षा की सारी परतों को आसानी से तोड़ दिया और उसकी लैब के सबसे गहरे हिस्से में कदम रखा। वह एक बहुत ही बीमार और कमजोर दिखने वाला आदमी था, इतना दुबला कि लगा जैसे अभी धूल में मिल जाएगा। यकीन करना मुश्किल था कि जिस स्नेक लॉर्ड रुद्र प्रताप लू तैपन से दुनिया डरती थी, वह अंत में इतना लाचार दिखने लगेगा। उसके शरीर से मौत की गंध आ रही थी, पर शायद इसीलिए वह और भी डरावना लग रहा था, जैसे पाताल से निकला कोई राक्षस। लू झिझाओ उस पर झपटा। उसे लगा कि यह बीमार आदमी भी दूसरों की तरह कमजोर होगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि अंत में वह खुद इतनी आसानी से कुचल दिया जाएगा। वाकई एक घिनौनी चीज हो तुम। मधोशी में उसे सामने वाले की बेरुखी भरी आवाज सुनाई दी। भयानक दर्द और चीखों के बीच लू झिझाओ जमीन पर गिर पड़ा और बेबसी से उस दुष्ट साये यानी रुद्र प्रताप को देखने लगा, जो धीरे धीरे ताबूत की ओर बढ़ रहा था। उस आदमी ने खामोशी से बंद आंखों वाले उस लड़के को देखा, जैसे वह कुछ याद कर रहा हो, और फिर उसने सीधे उस ताबूत को तोड़ दिया और आर्यन के शरीर को अपने साथ ले लिया। उसे छोड़ दो, मेरे आर्यन को मत ले जाओ, वह मेरा आर्यन है। मुझे मार डालो, क्या तुम मुझे मार नहीं सकते? मुझे भी उसके साथ मरने दो, मुझे उसके साथ ही रहने दो। बुरे सपने का वह सबसे खौफनाक मंजर आखिरकार सामने आ ही गया, और हर बार की तरह लू झिझाओ को बेबसी से उस पागल कर देने वाले अंत को दोबारा अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखना पड़ा। रुद्र प्रताप लू तैपन ने उस लड़के के बेजान शरीर को अपनी बाहों में भरा और वहां से चले गए, और वह खुद यानी लू झिझाओ बस जमीन पर पड़ा रह गया, निराशा में तड़पते और रोते हुए। वह झपटना चाहता था, लड़ना चाहता था, पर हिल तक नहीं पा रहा था, क्योंकि उस राक्षस ने उसके शरीर के एक एक हिस्से को बेरहमी से कुचल दिया था।